सक्सेस रेट पे आपका क्या दावा है? कितना सक्सेस रेट है आपकी भविष्यवाणियों का? 95% तो मैं कहूँगा। एक ये मैच का क्या था आपको, जो हम दोनों टैग थे, हमको भी आया उसमें कमेंट के सुमिताचार्य से पूछिए कि आपने तो इंडिया को हरवा दिया था, कौन से वर्ल्ड कप में आपने हरवा दिया था? वो पैरेलल कमेंट चल रहे थे उसमें, आज के बाद भी देखिए हम डालेंगे सब आम चीजें सोशल मीडिया पे, वहां भी कमेंट आएंगे। तो फिर लोग मुझसे सवाल करेंगे कि भाई आप बैठे थे विनोद लांबा जी, आपने सवाल क्यों नहीं पूछा? मैं पूछ लेता हूँ, वो कौन सी गलत हुई थी उसकी भी आज सामने वाले कैमरा को देख के सफाई दे दीजिए, और हुई थी गलत वो भी बता दीजिए, और हुई थी तो क्यों गलत हुई थी और आगे क्या नहीं होगी वो बता दीजिए, क्योंकि लोग पूछते हैं आपसे। पढ़ते हैं आप उनके नीचे वाले कमेंट? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। देखिए, सफाई देने जैसा जानना भी जरूरी है ना, जो 5% जो फेलियर रह गया है, किस वजह से चूक गए आप? मतलब देखिए, 95% इसलिए कहता हूँ कि अगर 100% हो जाए जी तो भगवान का दर्जा दे देंगे फिर लोग, और 5% भगवान अपने कोटे में रखते हैं। तो मूल रूप से जो ज्योतिष विज्ञान है, ये विज्ञान इसलिए है कि इसमें गणना होती है, और विशेषतः जब मैचों की गणना की जाती है तो आपको सभी प्लेयर्स का डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, आपको उस ग्राउंड का वास्तु चाहिए होता है, किसकी दशाएं किस प्लेयर के ऊपर कब हावी होती हैं वो देखना पड़ता है। तो एक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भविष्यवाणी हो जाती है जब आप मैच की भविष्यवाणियों पर आते हैं। पॉलिटिक्स की भविष्यवाणियां भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, बहुत सारे। गलत कौन सी हुई थी आपकी? जी, गलत कौन सी हुई थी मैच में? T20 वर्ल्ड कप का। कौन सा वाला? 2026 में आपने कहा हारेंगे। योग आ रहा था कि भारत उसमें जीतता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा था शुरुआती गणनाओं में, लेकिन बाद में जब मैंने गणनाएं करी थी तो भारत हालांकि उन गणनाओं में जीत रहा था, पर मेरी गलत वाली जो गणना थी पहले वाली, वो ज्यादा सर्कुलेट थी। तो सफाई मौका दे रहे हैं आपको। सफाई जैसा नहीं, वो गलती है, मेरी गलती हुई थी कैलकुलेशन में, वो तो मैंने पहले भी एक्सेप्ट करा है सोशल मीडिया पर। और लेकिन ये भी है कि अभी तक मेरी 100 से ज्यादा भविष्यवाणियां रिलीज हैं, जिसमें से कि 3-4 ही गलत हुई हैं, बाकी की सारी अभी तक उसी डेट रेंज में। अभी देखिए 18 अप्रैल का टेन्योर निकलने वाला ही था, फायर वाला बहुत बड़ा इंसिडेंट जो ईस्ट में होना था, जस्ट 3 दिन बचे थे। और ये उम्र पूछ लूं मैं, लोग ये लिख रहे थे, उम्र भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बाबा बागेश्वर हैं और भी तमाम लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे भी बात होती है, भविष्यवक्ताओं से बख्शे भी बात होती है। उम्र कितनी है आपकी? ऐसे तो मैं अपने आप को अपने स्कूल डेज में मानता हूं कि मैं हूं 28 साल आप लेके चल सकते हैं मेरे। 28 साल तो आजकल यंग भी बहुत बन रहे हैं, जेनजी वाले भी। जेनजी फिर कह सकते हैं जेनजी बाबा आप? हाँ, कह सकते हैं, जेनजी बाबा हैं आप। हाँ, 28 साल की उम्र में 28 से ज्यादा सही भविष्यवाणी आपने कर दी जी। अब तीनों टीम है हमारी। एक मेरा ना आर्टिकल वायरल हुआ था जब मैं स्कूल डेज में पढ़ता था, 18 की उम्र में 28 आविष्कार। आपने 28 भविष्यवाणियां जैसे बोली, तो जब मैं 18 साल का था तो मैं उस समय बहुत आविष्कार करता था, एक्सपेरिमेंट्स करता था, तो उस समय 28 आविष्कार का मेरा एक बहुत वायरल होता था। चलो, एक टीम है, बारी बारी से कर लेगी। आज की तारीख क्या है? तारीख एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो तारीख 17 ही है ना आज। देखिए आज भी सहयोग बन गया, 17 तारीख आज है। तो 17 अप्रैल को मैं पूछ रहा हूँ, मेरी टीम के सदस्य बाकी राज्यों का पूछ लेंगे। पिछले बार हमने 17 मार्च को पूछा था जी। 17 अप्रैल को मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मेरी टीम बाकी राज्यों का पूछ ले। पश्चिम बंगाल का बताइए कि इस बार क्या रहने वाला है? पश्चिम बंगाल में जब मैंने अपनी गणना करी थी तो वहाँ पर जो सरकार है वो स्तंभित दिखाई पड़ती है, मतलब उसी जगह स्थगित रहती हुई दिखाई पड़ती है, इसीलिए ममता बनर्जी का ही पुनः आगमन दिखाई पड़ता है। और गणना चेंज होगी ना तो हमारे वाले पे जाके सोशल मीडिया पे टैग कर दीजिएगा, वरना फिर लोग सवाल पूछते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया दो धारी तलवार है। अगर ठीक बैठ गया तो ठीक है, नहीं बैठा तो बड़ा स्क्रोलिंग होती है, बड़ी ना ट्रोलिंग होती है। विनोद भैया, अगर ठीक भी बैठ गया तो लोग कहेंगे कि इतना तो मैं भी गणना कर सकता था, और लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आप मान रहे हैं ममता बनर्जी का ज्यादा सहयोग बन रहा है? हाँ, ममता बनर्जी का सहयोग ज्यादा बन रहा है इस पर। अब अगर बात कर ले केरल, जो कि आज के डेट में केरलम है, और साथ ही साथ असम की बात कर ले, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? क्या भविष्यवाणी करती है आपकी? असम के लिए निकाला था मैंने, केरला के लिए नहीं देखा है मैंने ध्यान से। असम के लिए हेमंत विश्व शर्मा जी की सरकार, यानी बीजेपी का ही पुनः सरकार बनता हुआ दिखाई पड़ता है असम में। सुमिताचार्य जी, आप पिछली बार आए थे, हाथ में कुछ और था, वो पहन के आए थे, आज आप बड़े स्टाइलिश बन के आए, तो उसके पीछे ही कहानी आज क्यों नहीं? मतलब पहले पिछले बार मेरे हाथ में जो शक्ति यंत्र था, इस बार शक्ति यंत्र भूल गया मैं। अच्छा, आप भूल गए? मैं भूल गया। तो शक्ति है अभी भी? शक्तियां तो रहेंगी। शक्तियां कहते हैं कि हृदय में भगवती का वास होता है। ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति तमसा परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञानेन ज्ञानगम्यम हृदय सर्वष्टविष्टतम। परमात्मा हृदय में वास करते हैं। देखिए, आप 28 के हैं और मैं 40 और 50 के बीच में झूल रहा हूँ उम्र के हिसाब से। तो कितनी पूजा आप करते हैं और कितनी हम लोगों को करनी चाहिए? हमारा काम होता है, हर किसी की आस्था अपनी अलग अलग होती है। पूजा मैं भी करता हूँ, बस इतना ही बताऊंगा जी। महादेव का मैं भी भक्त हूँ।
कितनी पूजा एक सामान्य जो जनजीवन व्यक्त करता है जी। यानी कि अपने कार्यकाल में बिजी रहता है, फैमिली है, बच्चे हैं, तमाम है, सारी चीजें हैं जी। और किस समय पूजा करनी चाहिए, अपने अनुभव से भी बताइएगा, क्योंकि आप तो थोड़ा सा फिर गणना भी करते हैं, भगवान को ज्यादा भी याद करते हैं, तभी खुल के बोल भी पाते हैं। जी देखिए, मूल रूप से अभी जिस प्रकार का रूटीन लोगों का बन गया है कि लोग अक्सर रात को जाग रहे हैं, सुबह समय से उठ नहीं पाते और सुबह का पूजा लोगों से अक्सर स्किप हो जाता है। तो पहले तो सुबह अपने बिस्तर से पांव नीचे रखने से पहले राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, इतना बोल करके आप अपना दिन का शुरुआत करिए। आपके लिए दिन ऐसा बीतेगा जैसे कि आपने विष्णु सहस्र नाम पढ़ा हो पूरा। इसका मतलब और ये राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम राम नाम वरानने, ये भगवान शंकर ने माता पार्वती को उपदेश दिया था। जब माता पार्वती विष्णु सहस्र नाम पढ़ती थी पूरा आधे घंटे का, उन्होंने कहा बस एक छोटा सा चौपाई बता दे रहा हूँ राम रक्षा स्तोत्र से, इसको पढ़ लो तो पूरा का पूरा विष्णु सहस्र नाम पढ़ने का फल मिल जाएगा। और इसके साथ जो पूजा करने का उपयुक्त समय अभी मैं मान रहा हूँ जो आजकल के जेनजी फॉलो कर सकते हैं, वो है रात को तुरिया संध्या। तुरिया संध्या यानी कि ना मध्य रात्रि बिल्कुल हो, ना ही रात बिल्कुल प्रहर चढ़ गया हो, मतलब लगभग रात के 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में आप आसन पे बैठ करके और देवी का ध्यान करके और देवी का कोई मंत्र जाप, देवी का कोई साधना करिए। ऐसा करिए जैसे रोकना चाहूंगा जो धारणा आम है, मैं किसी दावों पे पढ़ता नहीं हूँ, वैज्ञानिक युग है, तमाम चीजें हैं जी। मेरे साथी अगर मुझसे सहमत करें जी। तो रात को तो हम जिस परवरिश में पढ़े हैं, हमने पिताजी, ताऊजी, दादाजी वगैरह देखे, रात को तो कहते हैं भाई भूतों का वास हो जाता है, रात को पूजा नहीं करनी चाहिए। और दिल्ली एनसीआर जिस इलाके से हम आते हैं कि भाई तो पीपल के पास भी नहीं जाना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी उसमें चक्कर होता है, लेकिन उसे जोड़ दिया जाता है कि नहीं यहाँ तो वास हो जाता है। तो रात की पूजा तो अघोरी टाइप में या फिर थोड़ी सी नेगेटिव बताई गई है ना, जहां तक अगर मेरी नॉलेज है। सोनू यही है? देखिए, भगवती का कवच पढ़ते हैं तो आता है चामुंडा शव वाहना, और आता है प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजस्मारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना। माँ भगवती का जो आसन है, माँ भगवती का जो वाहन है वो प्रेत ही तो होता है। तो माँ भगवती जागृत होती हैं रात के समय। हम लोग नवरात्रि मनाते हैं, हम लोग नवरात्रि इसलिए मनाते हैं कि जो पूजा करने का जो विधान है नवरात्रियों का भी, वो रात के समय, शिवरात्रि रात के समय, शिव का पूजा, माँ भवानी का पूजा रात को ज्यादा प्रबल होता है, क्योंकि रात में जब आप पूजा करते हैं तो दिन की 3 संध्याओं का एक बार में फल मिलता है, प्रातः संध्या, दोपहर का और शाम का। देखिए हम लोग का क्या है, जो हमने पिताजी को देखा है, मैंने बताया, मैं तो अपने घर के उदाहरण देता हूँ। तो हमारे पिताजी क्या है, जमीन को ऐसे हाथ लगा के माँ धरती की पूजा करके, माता रानी की पूजा करके उठते थे। ऐसे ही दादाजी को भी जितना देखा उस तरह से होता था। तो पूरा ट्रेंड ही बदल जाएगा सोनू, ये तो पूरा ढांचा। पूजा सुबह कहते हैं भाई आप नहाओ धो, ऑफिस पे काम में, स्कूल में जाने से पहले टीका पूजा करके सब जाओ। ये तो आप तो कह रहे हो कि भाई नहीं आधी रात को नींद नहीं आ रही तो चलो कुछ नहीं तो पूजा कर लो। मैं आपको बताता हूँ मूलतः क्या होता है कि धर्म में 3 मार्ग हैं, तमस है, सतो है, रजो है। माँ भगवती और भगवान जब अवतरित होते हैं तो तीनों एक साथ, यानी विष भी वही बनते हैं, अमृत भी वही बनते हैं। तो पूजा करने में अगर हम लोग अमृत को नहीं पकड़ पा रहे, दिन का पूजा सच में अमृत है, अगर कर पाते हैं तो दिन का करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बोला कि जेनजीज का रूटीन इस प्रकार से है कि दिन का पूजा वो नहीं कर पाते, रात भर जागे रहते हैं। 12 बजे के बाद पता है ना आपको, दोपहर को भी वहां भी। लेकिन भगवती का पूजा करने का सबसे उपयुक्त समय कहते हैं यहाँ त्रिसंध्यम श्रद्धान्विता दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेश अपराजितः। तीनों संध्या का पूजा करने का फल रात को पूजा करने से मिल जाता है। देवी पूजा, जैसे बच्चा अपनी माँ के पास रेंग करके पहुंचता है रात को, चाहे दिन भर कहीं भी खेल ले, उसी प्रकार से एक छोटे बच्चे के भांति आप अपनी माँ के सामने जाकर के बैठिए रात के समय। दिन भर आप अपने लोकाचार में जितना व्यस्त रहें, रात के समय उस शांति के साथ जब आप माँ की साधना करते हैं तो आप जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो भी फल प्राप्त करना चाहते हैं, बड़ा शीघ्र मिलता है। हालांकि अलग अलग पंथ हैं, दिन में पूजा करने के पंथ है, रात में पूजा करने के पंथ है। जैसा आपके गुरु आपको निर्देशित करते हैं उस प्रकार के पंथ का पालन करके पूजा करना चाहिए। अच्छा सुमित आचार्य जी, जी सर पहले आप पूछिए। जिस तरह से आपने सम्राट चौधरी को लेकर भविष्यवाणी सच साबित हुई है, तो किसी अब तो आपके पास नेताओं के फोन भी आने शुरू हो गए होंगे? पहले से मेरे कनेक्ट में पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड के लोग, इनफैक्ट कि पाकिस्तान से भी, वहाँ पाकिस्तानी मुसलमान भी मेरे से कनेक्ट में रहते हैं और कुंडलियां दिखाते हैं भारतीय परंपरा से। धुरंधर के बाद ना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है कि आपका फोन वोन ही हो और आपको फिर जांच एजेंसी वाले उठा के ले जाए। ये तो पाकिस्तान वालों को भी सलाह दे रहा है, पता चले भेद खुल रहा है कुछ हमारे इंडिया के। नहीं, ऐसा नहीं है। अब भारत और पाकिस्तान में जैसे धुरंधर देखिए आपने?
धुरंधर देखी मैंने। तो थोड़ा दूरी वूरी नहीं बनाई पाकिस्तान वालों से भी? देखिए मूल रूप से अगर देखा जाए तो जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज है और पॉलिटिक्स लोगों को बहुत डिस्ट्रीब्यूट करके रख देती है। तो बिल्कुल अगर पॉलिटिकल वे में देखा जाए तो भारत को पाकिस्तान पर हावी हो जाना चाहिए यथाशीघ्र, लेकिन पाकिस्तान हमारा अभिन्न भाग है। एक प्रकार से भारत से कटा हुआ जमीन है पाकिस्तान, और हम अपने जमीन को छोड़ के ऐसे ही भूल जाएंगे? वो जमीन को मैं वापस लाना चाहता हूं। मेरा तो इंटरेस्ट यही है कि जिस भी दिन मेरे पास किसी प्रकार की शक्ति आती है, मैं सबसे पहले अपनी खोई हुई जमीन पकड़ूंगा। जैसे घर के अंदर से कभी घर का जमीनी विवाद होता है, एक हाथ जमीन चली जाती है, रात भर नींद नहीं आता। हम आजादी के समय से आराम से बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान एक अलग देश हो गया, भारत पाकिस्तान से लाएंगे या चीन से भी लाएंगे आप? सब जगह से लाएंगे हम। हमें तो अखंड भारत चाहिए जी। मेरा सपना हिंदू राष्ट्र का नहीं है, मेरा सपना अखंड भारत का है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, जहां तक देखो भारत होना चाहिए। उसी जमीन को बचाने के लिए टॉक्स हो रही है इस्लामाबाद पड़ोस में, इतना वो कह रहे हैं कि भाई उसका तो वैल्यू बढ़ गई। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ना आप। मई मिड से लेकर के जून तक का समय देख लीजिए, भारत फिर से पाकिस्तान पर हावी होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कब से? मई मिड से लेकर के जून मिड के बीच में देखिएगा, लगभग 11 मई से लेकर के 20 जून के बीच में देखिएगा, भारत पाकिस्तान पर हावी होता हुआ दिखाई पड़ता है। हार्मोज खुल नहीं रहा, ट्रंप ने भी घुटने टेक दिए, ना कोई ईरान की जंग का नतीजा निकल रहा है। जंग का अंत कब होगा? एक और दूसरी भी पूछेंगे, फिर सोनू पूछेंगे वो रूस वाली। मुझे ये बता दो, इसमें ईरान और इसमें कोई जीतता हुआ दिख रहा है? कोई क्लियर विनर है? मैच टाई पे छूटने वाला है? इसमें कोई क्लियर विनर नहीं रहने वाला। ये इतना बड़ा केओस है, 2032 तक खत्म नहीं होने वाला। 2025 से मैं ये बात कह रहा था, 2026 की शुरुआत होने दो आप, और 28 जनवरी से पहले ही देखना कि अमेरिका युद्ध के हालात में शुरू हो जाएगा, आ जाएगा। 3 जनवरी को सबसे पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और साथ में ईरान के ऊपर हमला किया। 9 जनवरी 2026 को ईरान की करेंसी कोलैप्स कर जाती है, और इसके बाद ये सब जो सारा सिलसिला शुरू हुआ है 2032 से पहले कुछ खत्म हुआ और लोग नहीं दिखाई पड़ता। आपके जी चैनल में ही एक डिबेट हुआ था कुछ दिनों पहले, जिस डिबेट में कुछ आचार्य जी आदि सब बैठे हुए थे, सब इस बात को मेरे भी चैलेंज कर रहे थे। सबने कहा था 15 दिन के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा, सारा मैटर शांत हो जाएगा। मैंने कहा था 3-4 महीने तक तो आप आराम से बैठ लीजिए तसल्ली से, कुछ नहीं होने वाला। अभी मिडिल ईस्ट तक ही है, इसमें और लोग भी कूदने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर बनेगी, क्या बनेगा? ये वर्ल्ड वॉर बनेगा। अभी कौन कूदेगा इसमें? मैं आपको बता रहा हूं कि 18 अप्रैल के बाद 16 मई से पहले 18 अप्रैल से 16 मई के बीच में पाकिस्तान भी कूदेगा इसके अंदर। और कैमरा चल रहा है, कैमरे पे बोल रहा हूं मैं। 18 अप्रैल से लेकर के 16 मई के बीच में पाकिस्तान भी इस चलते हुए युद्ध का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा, और पाकिस्तान की करेंसी उस समय चरमराने लगेगी। बना हुआ है आज की डेट में, अभी मीडिएटर बन रहा है, शांति वाहक बनना चाह रहा है, पास जा रहा है। तो 4 लोग की लड़ाई होती है, उसमें कोई अगर जाके कूदता है तो 2-4 लाठी वो भी खाता है। और पाकिस्तान को बढ़िया से पिटाना पड़ेगा, अभी पिटेगा, और वही एक बड़ा कारण बनेगा कि पाकिस्तान कमजोर पड़ेगा, भारत के सामने घुटने टेकेगा, भारत हावी भी होगा पाकिस्तान के ऊपर। आप देखिएगा ये जो पीओके वाला जो है बात, अभी भारत बहुत जल्दी पीओके के लिए भी प्रस्ताव रख देगा। अच्छा, वो सारी चीजों के लिए चढ़ाई करेगा भारत। ये मई मिड वाला जो समय, ज्यादा दिन बचा नहीं है। मिडिल ईस्ट से बाहर जाएगी, सबको रिजल्ट पता यूरोप कूदेगा इसमें, मिडिल ईस्ट से बाहर जाएगी। मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ही ज्यादातर इन्वॉल्व है। अमेरिका को अगर छोड़ दिया जाए, इजराइल भी आ गया, बाकी भी आ गया, अमेरिका तो है ही है। मिडिल ईस्ट से बाहर भी इसका विस्तार देख रहे हैं, क्योंकि फ्रांस ने मना कर दिया, शायद इटली ने मना कर दिया, कई जो नाटो कंट्रीज उन्होंने साफ हाथ खड़े कर दिए, भाई हम इसमें अमेरिका का साथ नहीं देंगे। देखिए, मना करने से, लड़ाई से पीछा नहीं छुड़ा सकते। 13 अगस्त के बाद 13 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर के बीच में 2026 में यूरोप भी युद्ध के हालात में आ जाएगा, और यूरोपियन कंट्रीज मल्टीपल आपस में लड़ रही होंगी। वहां भी इसी प्रकार से विस्फोट और आग और मिसाइलें उड़ती हुई, गोलियां चलती हुई मुझे दिखाई पड़ रहा है। चाहे कितना भी कोशिश कर लें, वो जैसे दुबई इन्वॉल्व नहीं था डायरेक्ट इस वॉर में, लेकिन दुबई के ऊपर जैसे मिसाइल दाग दिया गया था, उसी प्रकार से बैक फायर होते हुए कोई ना कोई मिसाइल, कोई ना कोई आगजनी, कोई ना कोई ऐसा वायलेंस यूरोप पहुंचेगा, और यूरोप भी घुस जाएगा इस युद्ध में 13 अगस्त 2026 के बाद 20 सितंबर 2026 से पहले। आचार्य जी, पिछली बार भी मैंने एक क्वेश्चन किया था आपसे मार्च में जब आए थे बॉलीवुड को लेकर। मैंने तो पूछा था कि सलमान की शादी होगी या नहीं होगी। आपने बताया था कि कोई बॉलीवुड से जा सकता है। हाँ। वो आशा भोसले जी कुछ दिन पहले निधन हो गया उनका। जी। तो वो भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि भविष्यवाणी थी इस चीज को लेकर? आपने ये बोला था, मुझे याद है, कि कोई ना कोई बॉलीवुड में कुछ हो सकता है। जी। तो जिस तरह से आशा भोसले का एज फैक्टर है वो तो थोड़ा सा, या आशा भोसले जैसा जो है उनका तो नेचुरल जैसा कुछ है, और कोई बड़ा चेहरा। मैंने एक डेट रेंज भी दिया था उस वीडियो में, हालांकि वो चार्ट अभी मेरे पास उपस्थित
है, अगर मैं बातों बातों में एक निकाल लूंगा वो डेट रेंज, इसमें मैंने ये बोल रखा है कि आने वाले समय में बॉलीवुड में इस प्रकार से अकस्मात निधन होगा और एज वाले फैक्टर से नहीं होगा। और ये जो समय है मैं आपको बता रहा हूँ 13 अगस्त से 11 सितंबर 2026 के बीच में ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता है। ओके, भविष्यवाणी का ये ट्रेंड है क्या? सब डराने वाली बात करनी है, आपने कहा कि यूरोप में भी उड़ जाएंगे और ये भी हो जाएगा, कोई बढ़िया बात भी तो बताया करो आदमियों को, राहत तो ऐसे शुरुआत आज बढ़िया बात से, आज माँ की आराधना से शुरुआत हुई है और आज तो आपकी तारीफ से शुरुआत हुई है कि पिछली सही होगी। थोड़ा पॉजिटिव दो लोगों को बताओ कि हाँ भाई सब ठीक भी होगा, शांति होगा, पेट्रोल का प्राइस कम होगा, क्रूड ऑयल कम अभी होगा, बहुत बड़ी और कोई समस्या नहीं आएगी। तो ऐसे आपने तो अभी ऐसे बताया कि बहुत सीरियसली ले तो क्या यार, तो दुनिया ही खत्म होने वाली है आपके हिसाब से चलेगा। अभी इकोनॉमिकल क्राइसिस आने का योग है और वो भी 1.5-2 महीने के अंदर जबरदस्त इकोनॉमिकल क्राइसिस, पूरी दुनिया उस चीज का सामना कर रही होगी। वो तो क्रूड ऑयल से कनेक्टेड है सारा चीज का असर। हालांकि ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस है, मेरे 2025 में मैंने 10 जुलाई को एक न्यूज़पेपर प्रिंट करवाया था। उस न्यूज़पेपर में ये सारी चीजें अंकित हैं जो 2025 से अभी, हालांकि लोग इसको धरातल पे ला करके मुझे तो ये बता दो आचार्य जी, आप अच्छा कब कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा उसकी बात करते, चलो ये होगा देखी जाएगी जो होगा ना, फिर तो वही वाली बात है जो होगी, जो राम रची राचा वो देखी जाएगी जो होगा। पर फिलहाल तो बताओ कि इसमें कुछ कुछ पॉजिटिव भी होगा, जब क्रूड ऑयल भी है और आपने कहा इकोनॉमी का भी है, वॉर का भी है, कुछ अच्छा होगा भारत के लिए, कुछ अच्छा होगा इस देश के लिए, कुछ अच्छा होगा। यिन एंड यांग का कंसेप्ट है यहाँ पे। जब मैंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर भारत हावी होगा, पाकिस्तान के ऊपर भारत का हावी होना अपने आप में बड़ी बढ़िया बात है। और जो एक सपना मैं देख पा रहा हूँ अखंड भारत का, वही सपना मेरे साथ बहुत सारे जेनजी यूथ देखेंगे, वो भी अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव बात है। कि जो लोग बात करते हैं केवल हिंदू राष्ट्र बनाने की, और मैं एक ऐसा राष्ट्र देखता हूं जो ना मुसलमानों से विहीन हो, ना क्रिश्चियनों से विहीन हो, ना हिंदुओं से विहीन हो, किसी की विहीनता, किसी का खंडन होना ना हो, उसमें जुड़ाव होता जाए और देश पे देश जुड़ते जाए और एक बड़ा भारत का निर्माण हो। सुमित आचार्य जी, अगर बात करें पेट्रोल डीजल की, हमने बात करी, अर्थव्यवस्था को लेकर के बात करी, हालांकि अर्थव्यवस्था को लेकर के कई ऐसे आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि जो वैश्विक स्थिति है उसका ज्यादा असर भारत पर देखने को नहीं मिलेगा, और इस पर आप क्या कुछ कहते हैं? और साथ ही साथ अगर गोल्ड की बात करें, क्योंकि जब युद्ध होता है तो गोल्ड को हम सेफ हेवन कहते हैं, तो इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे कि आगे जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो और बढ़ेंगे या फिर ऐसे ही स्थिर रहेंगे? अभी स्थिराव जो आया है, जो गिर रहा था गोल्ड, स्थिराव आया है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि 14 तारीख को सूर्य का मेष राशि में प्रवेश हो गया। सूर्य ग्रहण में सीधा पड़े हुए थे शनि के साथ मीन राशि में, शनि के साथ पड़ते हैं तो ग्रहण बना लेते हैं। मेष में बैठे हैं, सूर्य अभी उच्च के हैं, इसलिए स्थिराव आया है। लेकिन अगर इसमें आपको बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ने वाला है आने वाले समय में सोना सच में सेफ हेवन है, क्योंकि ये गॉड्स करेंसी होती है। कागज के नोटों जैसा नहीं कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं और इकोनॉमी क्रैश करने लगती है और सारे नोट हर कंट्री के जो है कमजोर पड़ने लगते हैं, डॉलर्स की वैल्यू बढ़ते जाती है। सोना वैसा नहीं है, सोना सेफ हेवन ही है और हमेशा रहेगा। जितना हो सके गोल्ड और सिल्वर का स्टॉक लोगों को अपने पास रखना चाहिए, बैंकों से ज्यादा स्टॉक गोल्ड सिल्वर का रखना चाहिए। सोना बढ़ेगा और अगले आने वाले 4 महीने के अंदर सोना बहुत ज्यादा स्पीड पकड़ेगा। लोग नहीं पकड़ पाएंगे सोने को, क्योंकि जिस दिन सूर्य का प्रवेश सिंह राशि में हो जाएगा, और ये सिंह राशि का प्रवेश होने में समय ज्यादा नहीं है, मई जून जुलाई अगस्त के महीने में सोना आप पकड़ नहीं पाएंगे। इस समय आप ये रिग्रेट करेंगे कि मैंने अप्रैल के महीने में सोना क्यों नहीं खरीदा था। 18 अप्रैल, कल 18 अप्रैल के बाद आप देखिएगा सोना फिर से अपराइज होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। जब तक हम शो ऑन एयर करेंगे तो कल से बढ़ चुका होगा। सोना बढ़ रहा होगा, तो मौका ही नहीं मिलेगा किसी को खरीदने का। मौका मिलेगा, क्योंकि मैंने कहा अगस्त तक का समय ऐसा समय रहने वाला है जिसमें लोग फिर भी पीछे देख करके सोना पे बिलीव करते हैं जी। पाप पुण्य पे बिलीव करते हैं आप? पाप पुण्य पे तो पूरा दुनिया चल रहा है। क्या पाप की क्या परिभाषा है और पुण्य की क्या परिभाषा है आपकी नजरों में? देखिए, पाप वो होता है जिस भावना से किसी को आहत पहुंचे, और पुण्य वो होता है जिस कृत्य को करने से किसी को सुख प्राप्त हो और किसी को दुख ना हो। आप क्या करते हैं पुण्य के लिए? पुण्य के लिए देखिए, अगर सतयुग का समय होता तो सबसे बढ़िया होता सत्य बोलना। आज के युग की बात कीजिए, आज तो दान,
कलयुग में सबसे बड़ा पुण्य है दान, और पूजा से भी ज्यादा फलता है दान करना। जितना हो सके दान करना चाहिए। किसको करना चाहिए? ये कहते हैं कि भाई राह चलते लोगों में जिस तरह से देख बच्चों को लगा देते हैं, वो बेगर्स बन जाते हैं। दिल्ली एनसीआर की एक बड़ी समस्या, उनको नहीं देना चाहिए पर पूरा उनका नेक्सस बन जाता है जी, वो नुकसान है। हैंडीकैप को देना चाहिए, या जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी नहीं है, बुजुर्ग, किसको देना चाहिए? शास्त्रों के हिसाब से तो दान पात्र को देना चाहिए। पात्र सुपात्र यानी ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, मंदिर व्यवस्था में दान करना चाहिए, ऐसी जगह दान करना चाहिए जहां आपका धन का दुरुपयोग ना हो रहा हो, जिस किसी को आवश्यकता हो उसको दान करना चाहिए। बाकी मूल रूप से हमारे ग्रहों को भी ठीक करने के लिए, जैसे जिसका चंद्रमा खराब है उसको दूध का दान करना चाहिए, छोटे बच्चों को चावल का दान करना चाहिए मंदिरों में। जिसके कुंडली में मंगल खराब है उसको ईंधन का व्यवस्था, चाहे तो माचिस का व्यवस्था मंदिर में करवाना चाहिए, आग का व्यवस्था, गैस सिलेंडर का व्यवस्था मंदिरोों में करवाना चाहिए। राशि वाइज बता सकते हैं आप राशियों के हिसाब से? सिंह राशि वाले क्या करें, मीन राशि वाले क्या करें, वृषभ वाले कैसे? ये जानकारी तो काम आएगी। सोनू, तो इन्फॉर्मेशन है ऐसी जो ये जरूर आप बताएं, सभी के लिए फायदेमंद होगी। तो जी हाँ, मेष राशि वाले जो जातक होते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा उचित है दान करना अष्टगंध चंदन सुगंधित वस्तु, और साथ में माचिस का दान, अग्नि का दान, ईंधन का दान करना मेष राशि वालों के लिए बहुत उचित रहता है। अगर वो इन वस्तुओं का दान करते हैं तो उनके जीवन में खूब सारा धन भी आता है, और किसी भी प्रकार की आपदा और क्राइसिस उनके ऊपर आने वाली हो, क्योंकि ये चीजों को लाने वाला ग्रह मंगल होता है, वो आपके कंट्रोल में आता है। और बस बता दीजिए, इसका फॉर्मूला अगले शो पे करेंगे, बाकी राशियों का भी सर एक बार। अगर वृषभ राशि की बात की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों को दही से बना हुआ मीठा शरबत मंदिरों में व्यवस्था करवाना चाहिए, उससे उनका भाग्योदय होता है। और मिथुन राशि वाले जो जातक हैं उनको हरे मूंग का दाल, हरा फल और हरा कपड़ा का दान करना चाहिए, मंदिरों में भी सेवा देनी चाहिए हरे हरे वस्तुओं की। अगर बात की जाए कर्क राशि वाले जातकों के लिए, तो कर्क राशि वाले जो जातक हैं वो छोटे बच्चों के लिए दूध का व्यवस्था करें, अनाथ आलयों में दूध का व्यवस्था अपने तरफ से करवाएं। सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए सबसे उचित दान होता है सोने का दान करना, छोटा भी टुकड़ा स्वर्ण का। अगर माँ भगवती के मंदिर में पाऊंगा मैं सिंह राशि वालों को, आपने कहा सबसे महंगा हो रहा है। सिंह राशि वाले राजा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अरे नहीं, वो राजा वाजा छोड़ो, तो प्रथा खत्म होगी। आपने कहा दान भी करना है तो सोने का कह रहे हैं, आप कह रहे हो खरीद नहीं कर सकते तो जौ कर दीजिए। अल्टरनेटिव तो बता दो कोई। सोना नहीं करेंगे तो सोना नहीं करेंगे तो जौ का दान करिए, और घी के दीपक का दान मंदिर में लगाया करिए। सोना का सबसे बड़ा जो विकल्प है वो जौ है और कुशा है। जो कुशा जो नदी के किनारे होता है, जिसकी चटाई बनती है पूजा की, कुशे की चटाई का दान भी मंदिरों में करना उचित होता है। जी, सिंह से आगे कन्या राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए सबसे उचित होता है शुक्र से संबंधित, यानी सफेद रंग के वस्त्र का दान करें, मीठी वस्तुओं का दान करें, चीनी का दान करें, मंदिरों में इस प्रकार की व्यवस्था लगवाएं। जो तुला राशि वाले जातक हैं उनके लिए सबसे बढ़िया है कि शिवलिंग के ऊपर दही में गुड़ मिला करके आप दान करें। शिव मंदिर में दही में गुड़ मिला के शंकर जी को अर्पित करना शुरू करें। जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनके लिए सबसे उचित होता है कि वो भी अग्नि संबंधित वस्तुओं का, माचिस का, ईंधन का और तेल का दान किया करें। धनु राशि वाले जो जातक हैं, सोनाली को कुंभ राशि का जो बता देंगे दान करूंगे। बस अभी धनु के बाद आ रहा हूँ। धनु राशि वाले जातकों को घी का दान करना चाहिए, गुड़ का दान करना चाहिए, चने के दाल का दान करना चाहिए और गौ की सेवा करनी चाहिए। मकर राशि वाले जो जातक हैं उनके लिए है कि वो काले रंग के कपड़े का दान करें, उनके लिए है काला कंबल का दान करें, और उनके लिए है कि वो भी चने के दाल का दान करें और उड़द दाल का दान करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सबसे उचित उपाय ये होता है कि कुंभ राशि वाले जातक भी काले कपड़े का दान शनिवार की रात को करें, कर्मचारियों को तला हुआ भोजन का दान करें कर्मचारियों को, और जो लोग साफ सफाई का काम करते हैं उनको भरपेट भोजन करवाया करें प्रत्येक शनिवार की रात को, चाहे शाम को, तो बहुत उचित होता है। मीन राशि जो आखिरी राशि है, हाँ, मीन राशि वाले जातकों के लिए, मीन राशि वाले जातकों के लिए चने का दाल दान करना और चने और गुड़ की रोटी बना करके गौ को खिलाना सबसे ज्यादा उचित होता है। इस प्रकार का दान सेवा करते हैं तो बढ़िया रहेगा। नंदी का सेवा सभी राशियों के लिए सबसे उचित है
कि जो हमारा वर्तमान होता है उसको सुधारते हैं गौ माता, लेकिन जो हमारा भविष्य है उसको संभालते हैं नंदी जी। तो नंदी की सेवा खूब से खूब करें, उससे भविष्य के जो बंद दरवाजे हैं नंदी जी अपने सिंग से खोल देंगे वो बंद दरवाजा। तो संपूर्ण गौवंश की रक्षा, संपूर्ण गौवंश की सेवा करेंगे तो वर्तमान भी सुरक्षित होगा और भविष्य भी आपका सुरक्षित रहेगा। आचार्य जी, अगर जेनजी की हम बात करें तो कुछ ऐसा मंत्र या कुछ ऐसा टिप्स आप देंगे जो वो मंत्र जाप कर सके, या फिर क्योंकि जेनजी काफी फास्ट है, वो तुरंत पूजा कर सके और तुरंत निकल सके। मेटा और इन तरह की जो चीजें हैं, इनके अलावा भी कहीं और ध्यान लगा सकें तो कहाँ ध्यान लगाएं? वो इनसे फुर्सत मिलती नहीं है सोशल मीडिया से। आप भी अगर मूल रूप से जी, अगर आप भी जेनजी आते हैं आप अपने ऊपर मत लीजिएगा। मैं कह रहा हूं, मेरे घर में भी हैं, बच्चे भी हैं और उससे भी जेनजी से भी आगे, उनको मेटा नहीं छूटता, उनसे कंप्यूटर नहीं छूटता, उनसे मोबाइल नहीं छूटता। तो अगर ध्यान में लगाना हो, थोड़ी सी इजी जो पद्धति है पूजा पाठ की, तो वो उसके हिसाब से समझाएं आप। सबसे साधारण ध्यान लगाना है अगर बढ़िया से, तो शंकर जी के शिवलिंग आता है जो उनका नर्मदेश्वर शिवलिंग, उसके सामने बैठ जाइए या शिव मंदिर में बैठ जाइए और 1 लोटा जल लीजिए और शिव जी के ऊपर धीरे धीरे धार गिराइए और रुद्राष्टकम का पाठ करिए, चाहे रुद्राष्टकम बैकग्राउंड में लगा करके, और उस पानी की गिरती हुई धार को जब शंकर जी के शिवलिंग के ऊपर गिर रही है उसको ध्यान से देखिए बस। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि 2025 में जिस तरीके से विमान हादसा देखने को मिला, 2026 की बात करें तो क्या ऐसा कोई बड़ा विमान हादसा देखने को मिल सकता है? देखिए, 14 जून से 16 जुलाई 2026 के बीच में और 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2026 के बीच में विमान हादसों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और लोगों को उस बीच में विमान नहीं लेना चाहिए। और जितना हो सके ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा है तो और भी लोगों को ये बात पहुंचानी चाहिए। विमान हादसे का अगर देखा जाए तो 16 जून से 14 जुलाई वाला जो पीरियड है, इस पीरियड में हम किसी पॉलिटिशियन को विमान हादसा में खो सकते हैं। एक तो खो चुके हैं, उसके बाद और भी फिर से इस प्रकार का योग बनता है। चलिए, ये तमाम चीजें रिकॉर्ड हो गई हैं, 2 चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, 2 चुनाव के नतीजों का भी हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा पद्धति की बात हुई और पिछली बार जो हमारी चर्चा हुई थी उससे आगे हम बढ़े। आप आए स्टूडियो में, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के दर्शकों को तमाम आपने काम की बातें बताई और उनके मतलब की, और जन जी को भी पूजा करना सिखा दिया। इसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद।